बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू एमडी कैट पास पेपर सीरीज, जिसमें हम तमाम सूबों के तमाम पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारे पेपर्स, गालबन 18 पेपर्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटे, एमडी कैट 2023 यूएचएस, जो कि हमारी यूएचएस की तारीख का शायद ही सबसे कंट्रोवर्शियल पेपर होगा, शायद ही सबसे बकवास पेपर होने के साथ साथ सबसे अच्छा पेपर भी होगा। अब बकवास और अच्छा क्यों है, देखें, इसमें 3 4 5 तरह के ब्लंडर्स हैं। ब्लंडर्स इस तरह के हैं, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनकी एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। इनमें ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो पेपर में रिपीट हुए हैं। अब कैन यू इमेजिन कि 1 साल बाद आपने 18 एमसीक्यूज बनाने होते हैं, एक पेपर आपने बनाना होता है और उसमें भी 2 एमसीक्यूज को क्या किया गया, रिपीट कर दिया गया। फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, खूबसूरत पेपर है इस लिहाज से कि कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं जो बड़े ही अच्छे हैं और आपको उनमें से उनसे सीखने को बड़ा सारा कुछ मिलेगा। और कंट्रोवर्शियल मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं, मैं इस बात पर स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं, ये वो पेपर है जिसमें डिफरेंट टीचर्स ने यूएचएस से बड़ा ही इतराज किया है, उनकी की से बहुत सारे क्वेश्चंस में इतराज किया है और हर टीचर ने अपने अपने आंसर्स बताए हैं। ठीक है, तो हम न्यूट्रली बात करेंगे कि ग्रामर क्या कहती है उनके बारे में, उनको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे हमेशा की तरह जैसे हम अपने पास पेपर्स को करते हैं, और कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश नहीं करेंगे, इंशाल्लाह ताला हम मेहनत करेंगे कि हमने इंशाल्लाह ताला अपने पास पेपर्स को बड़े अच्छे तरीके से क्या करना है, समझना है, सोल्व करना है सारे रूल्स को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब देखें यहां पर क्या है, याद रखिएगा, आपके पास वर्ब है वे। अब वे याद रखिएगा सेंटेंस में 2 तरह से आता है। सेंटेंस में 2 तरह से कैसे आता है, जैसे मैं उर्दू में अगर आपको बताऊं ना, तो एक होता है अपना वजन बताना और एक होता है अपना वजन करना। बताने का जैसे कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वे का वर्ब होगा और उसके साथ कोई मतलब अमाउंट लिखी हुई होगी। अमाउंट पैसों वाली अमाउंट नहीं, अमाउंट मतलब वेट लिखा हुआ होगा। जैसे देखिए, द बेबी सब्जेक्ट आ गया, वे वर्ब आ गया और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 6 किलोग्राम, के बेबी का वजन कितना है, 6 किलोग्राम है। इसी तरह दिस बैग वेज मोर देन 10 किलोज, इस बैग का वजन 10 किलो से ज्यादा है। इसी तरह शी वेड 50 किलोग्राम लास्ट ईयर, आप पिछले साल उसका वजन कितना था, 50 किलोग्राम था। अब हम यहां पर सब्जेक्ट का वजन बता रहे हैं, हम उसे कर नहीं रहे, सब्जेक्ट अपना वजन कर नहीं रहा, सब्जेक्ट का वजन बताया जा रहा है। ठीक है, जब सब्जेक्ट का वजन बताया जा रहा होता है तो सेंटेंसेस आपके सामने है, आपने वे के बाद कभी भी सेल्फ वाला वर्ड यानी कि रिफ्लेक्सिव केस यूज नहीं करना। तो जहां जहां पर सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव केस यूज हुआ, जैसे देखिए ही वे अप टू माउंट्स का मतलब आपके पास क्या है, वजन बताया जा रहा है, स्टैंडर्ड बताया जा रहा है, अमाउंट आ गई। जब अमाउंट आ गई तो हमने वे के बाद सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करना है, तो हिमसेल्फ लिखना गलत होगा। देमसेल्फ तो वैसे भी ही के साथ अग्री नहीं करता, इटसेल्फ भी ही के साथ अग्री नहीं करता, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। लेकिन एक बार और याद रखिएगा, कभी अगर आपने ये सुन लिया या किसी टीचर ने ये कह दिया कि वे के बाद सेल्फ का केस नहीं आता, तो बेटे ये बिल्कुल सरासर बात गलत है। वे के बाद सेल्फ का वर्ड तब आएगा जब वजन किया जाएगा। जैसे देखिए, आई वे, मैं वजन करता हूं, और किसका वजन करता हूं, आई वे माई सेल्फ एवरी मॉर्निंग, मैं डेली हर सुबह अपना वजन करता हूं। वी वे आर सेल्व, हम वजन करते हैं अपना बिफोर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से पहले। द रोबोट वेज, अब पहले पर्सन की बात हो रही थी, अब यहां पर ऑब्जेक्ट की बात, मतलब उसको सब्जेक्ट के तौर पर लिखा गया लेकिन है वो एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है। वे इट सेल्फ ऑटोमेटिकली, जो रोबोट है वो अपना वजन ऑटोमेटिकली खुदकार तरीके से बताता है। अब देखिए यहां पर क्या है कि कितना वजन है ये बताना,
यहाँ पर वजन बताना है, कितना वजन है, अमाउंट लिखी हुई होगी आगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वजन करना। यहाँ पर वजन बताना नहीं है कि वजन कितना है। तो जब आप वजन कर रहे होंगे ना, अपना खुद का कोई भी सब्जेक्ट कर रहा होगा, तो याद रखिएगा फिर वो सेल्फ का केस लिखेगा। यानी कि अगर ये सेंटेंस इसी तरह होता कि उसने अपना वजन किया, तो फिर हम सेंटेंस कैसे लिखते, हम बोलते ही वेड हिमसेल्फ, उसने क्या किया, अपना अपना वजन किया। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि उसका वजन 2 माउंट्स है, तो फिर हम यहाँ पर ही वेड हिमसेल्फ नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही वे 2 माउंट्स। तो याद रखिएगा ऐसा कोई रूल नहीं है कि सेल्फ का वर्ड आना ही नहीं है वे के बाद। सेल्फ का वर्ड आ सकता है वे के बाद जब आप वजन करने की बात कर रहे होंगे, वजन कितना है ये बताने की बात नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, वी फेल्ट एज इफ। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन तो इंतहाई आसान है। एज इफ आप देखिए ग्राउंड डिग तो नहीं कर सकती, सिंक नहीं कर सकती, बर्स्ट नहीं हो सकता, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, स्लीपिंग होगा, स्लीपिंग होगा। तो ये एक्सप्रेशन है, वैसे भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, स्लीपिंग बीनीथ आवर फीट। स्लीपिंग बीनीथ आवर फीट का मतलब क्या है कि हमारी पाँव के नीचे से जमीन का हिलना, जमीन का खिसकना। और लेकिन दूसरी बात, एक बार इसमें जो छोटी सी गलती है मेरे मुताबिक, वो ये है कि एज इफ आप समझते हैं, एज इफ पास्ट सब्जंक्टिव होता है, और जब भी हम एज इफ लिखते हैं तो इसका मतलब इसके बाद हमें वाज नहीं लिखना होता, यहां पर हमें क्या लिखना होता है, वर लिखना होता है। तो एक छोटी सी करेक्शन है जो क्वेश्चन में होनी चाहिए थी। वी फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वाज नहीं होगा, बल्कि एज इफ के बाद क्या आएगा, वर आएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, स्टूडेंट्स ने क्या ज़हन बना लेना है, अब एज इफ जहां पर भी आया ना, उसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग आया है या कंटिन्यूस आया, तो उन्होंने वर का वर्ड पढ़ा हुआ है। लेकिन अब यहां पर पेपर में वाज लिखा ना, तो उनके ज़हन में एवं शकूक व शुबहात आना शुरू हो जाते हैं कि शायद कोई केस ऐसा भी है एज इफ के बाद जिसके बाद वाज आता है, लेकिन शायद हमारे टीचर्स ने हमें बताया नहीं, हमारे इदारे में टीचर्स की किताब में लिखा नहीं हुआ, कभी हमारे टेस्ट में आया नहीं, तो ये पास्ट पेपर में आ गया, तो ये कोई अनोखा केस होगा, कोई एक्सेप्शनल केस होगा। बेटे बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये एरर है। एज इफ के बाद वर ही आना चाहिए, और यहाँ पे वर होना चाहिए था, जो नहीं लिखा हुआ, जो हमारा कंसर्न नहीं है बेसिकली पेपर क्वेश्चन में। हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, वो कैप का क्वेश्चन है, स्लीपिंग। उसके बाद है हमारे पास अ फ्यू ईयर्स अगो इट डैश डैट ह्यूमन। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, और बिलीव मी ये उन क्वेश्चन में से एक है, मतलब कि जो होने चाहिए, एक स्टैंडर्ड एमडी कैट का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये याद रखिएगा, इट का जो वर्ड है, वैसे तो इंतहाई आसान है कि यहाँ पर हमारे पास करेक्ट क्या ऑप्शन क्या है, इट वाज फाउंड, और हम इसको टिक कर दे और फिर हम आगे चले जाएं। लेकिन आपको पता है ये हमारा तरीकाकार नहीं है, और इससे उसको एक छोटा सा इनफॉर्मल सा वर्ड बोलने लगा हूँ, गली सा वर्ड, शायद आप इसको समझेंगे कि मतलब ठरक नहीं पूरी होती, मेरी अपनी ठरक पूरी नहीं होती कि यार बच्चों को मैंने कुछ बताया नहीं, मुझे बाद में ना ऐसे लग रहा होता है यार ये मैंने गलत किया है, मैंने ना मेरे में वो जो होता है ना, एक ज़मीर की जो आवाज़ होती है, जो सिक्स सेंस होती है, जो इनर सेल्फ होता है बंदे का ना, वो मुतमईन नहीं होता कि यार तूने क्या किया, तेरे में और बाकी टीचर्स में क्या फ़र्क रह गया। अगर उन्होंने भी करेक्ट ऑप्शन बता दिया, तूने भी करेक्ट ऑप्शन बता दिया, तेरे से भी बच्चे ने करेक्ट ऑप्शन पढ़ लिया, किसी दूसरे टीचर से भी पढ़ लिया, किताब से भी पढ़ लिया, तो फिर तेरा ये भौंकने का, तेरा बोलने का फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, तो क्या होता है, हमने डिटेल से पढ़ना होता है। ये मेरी भी ठरक पूरी नहीं होती, और मेरे से जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, उनको भी मैंने ऐसी आदत डाल दी होती है, ऐसी ठरक डाल रही होती है कि जब तक वो भी बात को तफसील से ना पढ़ लें, और जो क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन ना पढ़ लें, उनकी जान को भी सुकून नहीं आता मेरी तरह। तो याद रखिएगा, बड़ा ही खूबसूरत रूल है, मैं आपको बताने वाला हूँ। इट याद रखिएगा, इट हमारे पास होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। वैसे तो होता है ना, इट को हम न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं, डोर के लिए, विंडो के लिए, लेकिन याद रखिएगा ये इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है। अब इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जहां पर सेंटेंस में हमारे पास पर्सनल कोई सर्टन पर्सन लिखने के लिए नहीं होता, वहां पर हम इट लिख देते हैं। जैसे देखिए बड़े मीनिंग में यूज होता है, जैसे आप इन 2 सेंटेंसेस में देखेंगे, इनमें टाइम बताने के लिए इट यूज होता है। जैसे हम होता है इट इज 5 o'clock, इट्स गेटिंग लेट, या देर हो रही है, 5 बज गए हैं। अब इसमें हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं था लिखने के लिए, तो हमने किसका सहारा लिया, इट का सहारा लिया। फिर हमारे पास यूज होता है वेदर बताने के लिए, और इवन वेदर बताने के साथ साथ टेम्परेचर बताने के लिए भी हमारे पास क्या यूज होता है, इट यूज होता है। अब ये मैं कौन से सेंटेंसेस हैं, ये वो सेंटेंसेस हैं जिनके बाद जिनमें हमारे पास कोई सर्टन प्रोनाउन नहीं है, कोई सर्टन पर्सन सब्जेक्ट नहीं है बताने के लिए, तो उसमें हम किसका सहारा लेते हैं, हम इट का सहारा लेते हैं। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बड़ी गर्मी है। इट इज कोल्ड टुडे, यार आज मौसम सर्द है। इट्स गेटिंग वार्मर, थोड़ी गर्मी बढ़ रही है। इसी तरह डिस्टेंस बताने के लिए
ठीक है। डिस्टेंस बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। इट इज 5 माइल्स टू द स्टेशन, यहां से 5 किलोमीटर का फासला है, 5 मील का फासला स्टेशन का। इट्स नॉट फार फ्रॉम हियर, ये यहां से दूर नहीं है। जब भी मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि इट हमारे पास क्या है, इम्पर्सनल प्रोनाउन है। जब भी हमारे पास कोई सर्टन प्रोनाउन, कोई सर्टन पर्सन नहीं होता लिखने के लिए, तब हमने क्या करना होता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन इट लिखना होता है। इसी तरह हम जर्नली यूज करते हैं इट को, और जब हम जर्नली यूज करते हैं तो खास तौर पर हम इसे यूज करते हैं पैसिव स्ट्रक्चर के साथ। वैसे जर्नली से कैसे यूज करते हैं, हम बोलते हैं इट सीम्स दैट ही इज टायर्ड, यार लगता है कि वो थका हुआ है। अब ये क्या है, ये जर्नल बात की जा रही है, ठीक है। इसी तरह इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस, इसको सीखना बड़ा, समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप कोई एक्शन ले आएंगे ना साथ, तो फिर एक्शन हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। जैसे देखिए, इट इज सेड, ये कहा जाता है। इट इज कंसिडर्ड, ये समझा जाता है, ये कहा जाता है, ये बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह यहां पर सेम हमारे पास सेंटेंस पैसिव वॉइस में चलेगा, इट के साथ, यानी कि इम्पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेंटेंस क्या चलेगा, इट वाज फाउंड, ये दरियाफ्त किया गया। इट वाज डिस्कवर्ड, ये सामने आया, ये मतलब एक्सप्लोर किया गया, एक्सपोज किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे यहां पर कौन सा चलेगा, बीटा चलेगा, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ शॉल ऑफ फिश डैश किल्ड बाय। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे ही आती है और उसके साथ बाय का वर्ड लिखा हुआ आता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा सेंटेंस किसमें लिखा हुआ है, पैसिव सेंटेंस में। देखिए, पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी पहचान ही क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या लिखा हुआ होगा, बाय लिखा हुआ होगा। तो यहां पर हमारे पास किल्ड के साथ बाय लिखा है, तो इसका मतलब पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर है तो हमारे पास हैव नहीं हो सकता, हैड नहीं हो सकता, हैज नहीं हो सकता, बल्कि हमारे पास क्या होगा, हैज बीन होगा। ये क्वेश्चन और ज्यादा खूबसूरत हो सकता था अगर हैव की बजाय यहां पर ऑप्शन क्या होती, हैव बीन, और बच्चा थोड़ा सा तो चलो सोचता कि हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा। वैसे हमारा सब्जेक्ट क्या है, शॉल है, अशोल की वजह से हैव बीन नहीं हो सकता था। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे यहां पर कौन सा है, हैज बीन है। पैसिव है तो पैसिव के लिए क्या आएगा, हैज बीन आएगा। लेकिन पेपर बनाने वाला अगर हैव के साथ बीन लिख देता तो बच्चे के पास सोचने की एक और लेयर बन जाती, एक और स्टेप बन जाता है, एक तरह का अपने आप का एक क्वेश्चन बन जाता सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, वर्ब के साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन 5 पे, एट लास्ट द फ्लाई वाज डैश। अब ये इंतहाई आसान, इंतहाई इजी क्वेश्चन था, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा। जहां पर फ्लाई की बात हो रही है तो डेफिनेटली स्पाइडर की बात हो रही, तो इंटरटेन, इनवाइटेड या स्पेयर का वर्ड तो नहीं यूज करेंगे। आप क्या यूज करेंगे, ट्रैप्ड बाय द स्पाइडर, एक बच्चों वाली कहानी है, बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, उसका सेंटेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा, नथिंग टू डिस्कस हियर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, प्रोविडेंशियली, याद रखिएगा हमारे पास वर्ड निकलता है प्रोविडेंशियली, प्रोविडेंट से। और प्रोविडेंट हम बेटे किसको बोलते हैं, लक को बोलते हैं, किस्मत को बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप प्रोविडेंशियली बोल रहे हैं तो डेफिनेटली इसका सिनोनिम आपके पास क्या होगा, लकीली। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कारपेंटर कार्व्स। अब देखें यहां पर जो अल्फा ऑप्शन लिखा हुआ है ना, अरेबिस्क, अरेबिस्क हमारे पास क्या होता है, अरेबिस्क हमारे पास क्या होता है पहली नंबर पर। तो ये याद रखिएगा, ये जो पोजीशन यहां पर डांसर ने बनाई हुई है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अरेबिस्क। इसको हम बोलते हैं बैले डांस। एक तो होता है ना, एक वो कमीनो, एक होता है बेली डांस होता है। बेली डांस का नहीं सोचना आपने, ठीक है, वो अच्छी चीज नहीं होती, बुरी चीज होती है, गंदी चीज होती है। ये बैले डांस है, इसको बैली डांस नहीं हम प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बैले डांस। दुनिया का मुश्किल तरीन डांस होता है ये। कभी आप जरा पेपर से फ्री हो जाए ना थोड़ा सा, तो जब आपके पास थोड़ा सा फ्री हो तो अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखा करें। तो आपने डॉक्यूमेंट्री देखनी है बैले डांस ट्रेनिंग, बैली डांस नहीं, बैले डांस ट्रेनिंग देखनी है, और आपको मजा आएगा कि कितनी हार्ड वर्क, कितनी डेडिकेशन की जरूरत होती है इस डांस को करने के लिए। जो पोजीशन बनी हुई है ना, इसको अरेबिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये जो ज्योमेट्रिक पैटर्न के साथ इस्लामिक आर्ट होती है ना, इसको हम बोलते हैं अरेबिस्क। ये जो जितने पैटर्न ये आपके सामने आ रहे हैं ना सारे, आपको पता है ये बड़े बड़े खूबसूरत होते हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारी जनूबी पंजाब है, हमारा सिंध है, हमारे बलूचिस्तान है, वहाँ पर ये ब्लू टाइल्स, ग्रीन टाइल्स के साथ ये बड़े बड़े खूबसूरत डिज़ाइन बनाए हुए होते हैं। और मुल्तान आता तो, जनूबी पंजाब आता तो डेफिनेटली मुल्तान जहन में आता है, और मुल्तान याद भी आता है क्योंकि मैं बड़ा अरसा मुल्तान में रहा भी हूँ। अब मैं
वापस अपने होम टाउन लाहौर में हो तो मुल्तान डेफिनेटली याद आता है, जिगर है अपना, दिल है अपना मुल्तान। तो देखें ये जो डिज़ाइन होता है ना, इसको हम बोलते हैं, इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, ये ज्योमेट्रिक शेप को हम क्या बोलते हैं, एराबिस्क बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, काव्स है ना, काव्स हमारे पास क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट के लिए डेफिनेटली हमें नाउन चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट के तौर पर किसको यूज करते हैं, नाउन, प्रोनाउन को यूज करते हैं। अब ये जो बाकी वर्ड्स लिखे हुए ना, ऑर्नेट, डेक्ट, फ्लोरल, आप इनको पढ़ने में आपको समझ आ रही होगी कि ये एडजेक्टिव है, डेकोरेटिव है, डेकोरेटेड है, फ्लावरी, ब्लूमी, फ्लोरेसेंट, जैसे खिला हुआ कहते हैं हम, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एडजेक्टिव्स नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें बेटे क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, अल्फा। बड़ा खूबसूरत वर्ड था, मतलब मैं चाह रहा था कि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, इसलिए मैं इसकी डिटेल में गया। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास 8, आसान तरीन क्वेश्चन है। मेथड्स आ गया, प्लूरल है, तो डेफिनेटली हम इसके साथ दिस और डैट तो यूज नहीं कर सकते, और डेफिनेट आर्टिकल तो हम तब यूज करते जब ये दो सेंटेंसेस होते, इससे पहले सेंटेंस में लिखा गया होता या इसके बाद वाले सेंटेंस में इसका रेफरेंस होता, या ये आर्टिकल के किसी रूल पे पूरा उतरा होता। तो यहां पर हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहां पर हमें प्लेन सब्जेक्ट बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, दीज मेथड्स डोंट वर्क। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे क्या होगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वी जस्ट डैश, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है। देखें यूएचएस की तरफ से 2023 में बनाया गया सबसे खूबसूरत क्वेश्चन, ठीक है। अब सबसे खूबसूरत क्वेश्चन मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, बहुत सारे टीचर्स ने अपनी राय दी कि इसका ये क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, यूएचएस ने गलती कर दी, ऐसा कर दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं किया, यूएचएस की तरफ से इसकी जो की दी गई थी, हैड, बिल्कुल जस्टिफाइड थी, बिल्कुल करेक्ट थी। उसकी मैं आपको रीजन बता देता हूं। इस जस्ट के वर्ड को समझ लें पहले। आप देखें जस्ट इंग्लिश में दो तरह से यूज होता है। दो तरह से कैसे यूज होता है, पहला ये यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। किसके साथ यूज होता है बेटे, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। अब जब ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज होता है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो आप समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है, और हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। अब यहां पर अगर हैज हैव और थर्ड फॉर्म आती है, तो आप जस्ट के वर्ड को देखेंगे कि जस्ट का वर्ड कहां पर आएगा बेटे, दरमियान में आएगा, यानी कि हैव और फिनिश के दरमियान, हैज और लेफ्ट के दरमियान, हैव और अराइव्ड के दरमियान। जस्ट का पहला यूज ये है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आता है, लेकिन ये वहां पर आएगा कहां पर, हैज हैव और थर्ड फॉर्म के साथ। अब जरा डेल्टा ऑप्शन को देखिएगा। डेल्टा ऑप्शन टेक्निकली जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट ही है, लेकिन हम ये टेंस लिख क्यों नहीं सकते, ये ऑप्शन लिख क्यों नहीं सकते, क्योंकि जस्ट पहले लिखा हुआ है। अगर हम इसको यहां पर इस तरह लिखेंगे जस्ट हैव हैड, तो ये सेंटेंस गलत, स्ट्रक्चर गलत बनेगा। अगर ये कुछ इस तरह होता ना, वी हैव जस्ट हैड, तो फिर इसमें हमारी कोई गलती ना होती, स्ट्रक्चर वाइज, टेंस वाइज सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता। लेकिन यहां पर चूंकि जस्ट पहले लिखा हुआ है, इसलिए हम बाद में हैव हैड नहीं लिख सकते। अगरचे हैव हैड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस वजह से हमारा डेल्टा ऑप्शन क्या है, गलत है। टेंस की वजह से गलत नहीं है, स्ट्रक्चर की वजह से गलत है। उसके बाद आ जाए नंबर 2 पे। नंबर 2 पे याद रखिएगा आपका जो जस्ट का वर्ड है, ये आप यूज करते हैं कौन से टेंस के साथ, सिंपल इंडेफिनिट। और सिंपल इंडेफिनिट कौन सा, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल पास्ट के साथ, या पास्ट इंडेफिनिट आप इसको बोल लें, ठीक है। और जब भी आएगा तो ये कहां पर आएगा, ये उससे पहले आएगा। जैसे जस्ट फिनिश्ड आ गया, जस्ट कॉल्ड आ गया, जस्ट लेफ्ट आ गया। जैसे आप समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म से पहले आपको क्या लिखना होता है, जस्ट लिखना होता है, ठीक है। अब यहां पर देखें, अब जब आप हैज बोलेंगे तो हैज कौन सा टेंस है, हैज है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। हैज है, हैव है सिंपल, हैव भी कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। अब सिंपल प्रेजेंट के साथ तो हमारा जस्ट का वर्ड आता ही नहीं है, इसका मतलब हमारा हैव और हैज का ऑप्शन गलत हो गया। अब ये बेटे जो हैड लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में थर्ड फॉर्म नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं बन रहा, ये सिंपल पास्ट बन रहा है। याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट ये तब बनेगा जब आप हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। याद रखिएगा, हमारे पास हैज की और हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। तो एक्चुअल में ये हैड सेकंड फॉर्म है और ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है।
ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जस्ट यूज होता है या तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ या सिंपल इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट के साथ। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा आएगा? बीटा। यहां पर बीटा में सिंपल पास्ट, देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ये उन सेंटेंसेस में से है जिनमें वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं दी गई होती, जस्ट हैज दिया गया होता है। जैसे देखें आपके पास सेंटेंस में अगर हैज है तो ये सिंपल प्रेजेंट है, अगर हैव है तो सिंपल प्रेजेंट है, अगर हैड है तो ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। हैव हैड है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। हैज हैड है तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। और अगर हैड हैड है तो ये भी क्या है? ये पास्ट परफेक्ट है। और फिर आपने याद रखना है हैव कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी है। हैव हैज नहीं हो सकता क्योंकि हैव के साथ कौन सी फॉर्म आनी है? थर्ड फॉर्म आनी है। इसी तरह आपके पास हैज हैव नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड फॉर्म आनी है। इसी तरह आपके पास हैड हैव नहीं हो सकता क्योंकि हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म आनी है। और हैड हैज भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ कौन सी फॉर्म आनी है? थर्ड फॉर्म आनी है। ये 6-5 स्ट्रक्चर जो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेंगे। या तो सिंपल हैज हैव हैड होगा, या हैव हैड हैज हैड और हैड हैड होगा, ये परफेक्ट में चले जाएंगे। और ये वो सेंटेंसेस है जिनमें साथ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं दी गई, तो यहां पर हैड के साथ कोई फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। तो बेसिकली ये सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है और जस्ट यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट के साथ। यहां पर स्ट्रक्चर भी ठीक है, टेंस भी ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा? बीटा। और यूएचएस की में भी बीटा ही था। तो बहुत सारे टीचर्स के मुताबिक मैंने 1-2 लेक्चर जल्दी जल्दी में देखे, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल वो अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर पाए और उन्होंने बजाय स्टूडेंट को क्लियर करने के उससे स्टूडेंट्स के लिए और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। बहरहाल ये मैंने आपको पूरी बात बता दी जो जस्ट के रूल के बारे में है। एंड आई होप सो, आई बिलीव सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होगी और ज़हन में भी रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ होता है तब वहाँ पर दरमियान में आएगा, और सिंपल इंडेफिनिट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ होता है वहाँ पर सेकेंड फॉर्म से पहले आएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पेन इज एक्सपेंसिव स्टिल। अच्छा हाँ, ये वो क्वेश्चन है जहां पर बोंगी मारी गई। देखें यहां पर तीनों ऑप्शन सही है। बाय तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बाय की सेकंड फॉर्म बॉट होती है। द पेन इज एक्सपेंसिव, तो पहली बात तो यह है कि यहां पर स्टिल जो है कंजंक्टिव एडवर्ब है, ठीक है। जब भी आप कंजंक्टिव एडवर्ब यूज करेंगे तो आपको उससे पहले सेमीकोलन लिखना और स्टिल के बाद क्या लिखना है? कॉमा। जैसे आप मोर ओवर, नेवरदलेस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, दस लिखते हैं, इसी तरह स्टिल के साथ आएगा। तो पहली गलती तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये आई बॉट भी हो सकता है, आई विल बाय भी हो सकता है, आई हैव बॉट भी हो सकता है। ये तीनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। मतलब ग्रामेटिकली आप ये नहीं कह सकते कि यार ये गलत है। देखिए गलत होना एक और चीज होती है, प्रेफरेबल होना एक और चीज होती है। यहां पर प्रेफरेबल वाली बात भी नहीं है। यहां पर तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। द पेन इज एक्सपेंसिव, स्टिल आई विल बाय इट। मैं पेन जो है वो महंगा है लेकिन फिर भी मैं इसे खरीदूंगा। पेन महंगा था लेकिन मैंने फिर भी इसको खरीदा। पेन महंगा है लेकिन फिर भी मैंने इसे खरीद लिया है। तीनों सूरतों में आप लिख सकते हैं, लेकिन आपकी की में जो करेक्ट ऑप्शन था वो गालबन आपके पास हैव बॉट है। उसके बाद आप चलेंगे पंक्चुएट, और पंक्चुएट का याद रखिएगा, हमारे पास जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं तो हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के लिए क्या करते हैं? पहला तरीकाकार हमारे पास क्या होता है? हम सेमीकोलन लिखते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास होता है हम कॉमा लिख के फैन बॉयज लिखते हैं। लेकिन अब यहां पर आप देखिएगा फैन बॉयज हमने किसी ना किसी तुक का लिखना है। अब यहां पर बट लिखा हुआ है, कॉमा लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ है, जो स्ट्रक्चरली ठीक है लेकिन मीनिंग वाइज ठीक नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि बट यूज होता है कंट्रास्ट के लिए, जिस तरह येट यूज होता है कंट्रास्ट के लिए। अब यहां पर कोई कंट्रास्ट बताया ही नहीं जा रहा। कंट्रास्ट तो होता है प्लस के बाद माइनस बताना या माइनस के बाद प्लस बताना। जैसे हम बोलते हैं ही इज रिच बट ही इज माइजर। अब वो अमीर है लेकिन वो क्या है? कंजूस है। ही इज पुअर, वो क्या है? गरीब है। बट ही इज काइंड हार्टेड, लेकिन वो खुले दिल वाला है। अब इस तरह का जो कंट्रास्ट होता है ना, हम उसमें बट या येट यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे बट और येट किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। कोलोन आपके पास आप समझते हैं लिस्ट के लिए यूज होता है, या अगर सेकंड क्लॉज फर्स्ट क्लॉज को एक्सप्लेन कर रही हो तो वहां पर हम यूज करते हैं। अच्छा, अब ये जो डैश वाली बात है ना, अगर आप ग्रामेटिकली बात करेंगे ना तो यहाँ पे डैश गलत नहीं है और फुल स्टॉप लगाकर नया सेंटेंस बना देना, बल्कि यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को दो डिफरेंट सेंटेंसेस बना देना, ये तो सबसे क्लियर है, ये तो सबसे आसान है और ये सबसे प्रेफरेबल है कि आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ ही नहीं रहे, आपने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से दो सेंटेंसेस बना दिए जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन, और हम कहेंगे यार यही ठीक है। लेकिन यहां पर डैश भी गलत नहीं होगा, आप डैश भी यूज कर सकते हैं ऐसी सूरत में
जब सेकंड सेंटेंस कनेक्टेड होता है फर्स्ट वन के साथ। बहरहाल यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटे वो कौन सा होगा, अल्फा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आई वांट टू लिव, मैं रहना चाहता हूं। आप देखिए यहां पर कितना अच्छा क्वेश्चन बन रहा था, आई वांट टू लिव नियर माई पेरेंट्स लिव। उसके बाद नियर माई पेरेंट्स हो सकता था, यहां पर हमें वर्ब लिखने की जरूरत नहीं थी। वेयर माई पेरेंट लिव, यहां पर इसमें हमें कोई गलती नजर नहीं आती। यहां पर वेयर के बाद कॉमा लिख दिया गया, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम कॉमा नहीं लिखते हैं नाउन से, नाउन के साथ। उसके बाद वेयर के बाद कोलोन लिख दिया गया, जिसकी बिल्कुल भी यहां पर जरूरत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे क्या है, बीटा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोंगी थी इस पेपर की 2023 की, बहुत बड़ी बोंगी। मतलब आप जिम्मेदारी का एहसास इस बात से कर सकते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब केयरफुलनेस इनकी इस तरह से देख सकते हैं कि पेपर में आपके पास जो पेपर थे अल्फा बीटा चार्ली, मतलब ABCD जो 4 पेपर बने, उनमें से 2 पेपर ऐसे थे जिनमें से 2 क्वेश्चंस को रिपीट किया गया। ये जो हमारे पास हम ऊपर क्वेश्चन पढ़कर आए ना, ही वेड टू माउंट, अब ये 2 पेपर इस तरह के थे जिनमें इन 2 क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन और ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, द ग्राउंड वाज स्लीपिंग, ये वाले 2 क्वेश्चन रिपीट हुए। लेकिन 2 क्वेश्चन नहीं भी थे 2 पेपर्स में, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह की गलती होनी चाहिए यार। आपने साल बाद 18 MCQs बनाने होते हैं, 18 MCQs आपने बनाने होते हैं साल बाद। जनाब मोहतरम UHS वाले हजरात साहब, आपने साल बाद 18 MCQs बनाने होते हैं। और 2025 से तो ये 18 की बजाय भी कौन से रह गए, 9 रह गए। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अब 9 MCQs रह गए तो बड़े कुछ स्टैंडर्ड के अच्छे एरर फ्री कंट्रोवर्सी फ्री को क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन उम्मीद ही कर सकते हैं, यकीन कोई नहीं कर सकते हम। 8 साल बाद आपने 3 MCQs बनाने होते हैं यार, स्टैंडर्ड के बनने चाहिए, आला तरीन बनने चाहिए। बच्चों के लिए देखें कंपटीशन है, अच्छा बच्चा आगे आना चाहिए, तुक्के वाले क्वेश्चन नहीं बनाने चाहिए। अगर आप देखें फर्ज करें अगर 100 MCQs आप बना रहे हैं और आपने 100 के 100 ऐसे बना दिए जो चल रहे हैं, अब सारे बच्चों की 100 आउट ऑफ 100 आ गए, तो अच्छे बच्चे की तो कदर ही खत्म होगी, मेहनत करने वाले बच्चे की तो कदर ही खत्म होगी। तो हमने अच्छे बच्चे को आगे लेकर आना है, मेहनत करने वाले बच्चे को आगे लेकर आना है। इस कंपटीशन में ऐसे अच्छे बच्चों को चुनना है, तो पेपर अच्छा बनाया करें, मेहरबानी किया करें। अब जरा देखें इसके मुकाबले में जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 13 2 पेपर में, वो ये था ही इज टीचिंग नाइसली। और इज हमें पूछा गया था कि यहां पर क्या है। आप देखें टीचिंग हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के लिए को जो हेल्प कर रहा है टेंस को मुकम्मल करने के लिए वो क्या है, इज। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है यहां पर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है इज। ये तो आसान है। लेकिन देखें इज जो है वो लिंकिंग वर्ब भी होता है, लेकिन इज जो है वो लिंकिंग वर्ब कब होता है, इज लिंकिंग वर्ब तब होता है जब ये सब्जेक्ट को जोड़ा होता है एडजेक्टिव के साथ, या जब ये सब्जेक्ट को जोड़ा होता है किसके साथ, नाउन के साथ। जैसे इन सारे सेंटेंसेस में शी इज ब्यूटीफुल, ही इज अ डॉक्टर, द वेदर इज प्लेजेंट टुडे, द बुक इज इंटरेस्टिंग, इन सारे सेंटेंसेस में इज हमारे पास क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और एक और बात याद रखिएगा, जैसे इज हमारे पास क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, एम हमारे पास क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, आर हमारे पास क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, और इसकी पास्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, वाज और वर, और इसकी परफेक्ट हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या है, हमारे पास बीन। तो ये टेक्निकली इररेगुलर वर्ब भी है, लेकिन इररेगुलर वर्ब ये तब होगा जब सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पर यूज होगा। जैसे देखिए यहां पर तो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज हुआ है ना, यहां पर ये इज मेन वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। और मेन वर्ब की कौन सी काइंड है, ये लिंकिंग वर्ब है। यहां पर हम इसको लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, और लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब होने के साथ साथ हम इसको कौन सा वर्ब बोलेंगे, इररेगुलर वर्ब भी बोलेंगे। तो यहां पर हमारे पास बेटे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, इज यहां पर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको दिया गया, देखिए मेड हम पहले पढ़कर आए, मैंने आपको बड़ी दफा बता दिया, आपने कॉजेटिव वर्ब के स्ट्रक्चर याद रखने हैं। गेट और गॉट के साथ आपके पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और अगर गेट और गॉट के साथ कोई पर्सन मेंशन कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट की बजाय, तो फिर आपने 2+ फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। उसके बाद अगर आपके पास मेक और मेड है, तो मेक और मेड के साथ आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। और अगर मेक और मेड से पहले बी फॉर्म लिखी हुई है, यानी कि उसका पैसिव स्ट्रक्चर है, तो फिर आपने याद रखना है आपने 2+ फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। फिर हम ये बोल कर आए हैं कि हैज, हैव और हैड को जब हम कॉजेटिव वर्ब के तौर पर यूज करते हैं
तो इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर इनके बाद कोई पर्सन आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये पॉजिटिव वर्ब्स के स्ट्रक्चर आपने याद रखने हैं। तो सिंपल सी बात है, मेड आ गया तो मेड के साथ यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। और याद रखिएगा चोर्स के लिए हम मेक और टेक का वर्ड यूज नहीं करते। चोर यानी कि घर के काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए छोटे छोटे कामों के लिए, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डू। तो डज नहीं होगा, बल्कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? डू। तो ये सारे जो आपके पास स्ट्रक्चर्स है ना पॉजिटिव, ये याद रखने हैं। ये वैसे हमने अनयूजुअल स्ट्रक्चर के नाम से एक लेक्चर लिया था, उसमें गालबन आपके पास 30 to 32 स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने आपको कहा था अच्छे से रट लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास पैराग्राफ, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको पता ही है हम क्या करते हैं, मैं आपको इनका बताता नहीं हूं। आपको यहां पर वीडियो को रोकना होता है, वीडियो को रोक के आपने इसको क्या करना होता है, आपने इसको अच्छे तरीके से क्या करना होता है, पढ़ना होता है, करेक्ट ऑप्शन को देखना होता है और करेक्ट ऑप्शन निकालनी होती है, और फिर कमेंट्स में बताना होता है करेक्ट ऑप्शन क्या है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं आखिरी क्वेश्चन के साथ ना आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूंगा। उसकी रीजन ये होगी कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जैसे ही आप लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन वाले का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा था, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन के साथ बता दूंगा। तो अभी हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 16 डैश सो मैनी पीपल। अच्छा देखें, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली बच्चे अगर इसको देखते ना, तो ये इंतहाई आसान है। ये पूरे पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन है जो बच्चों को सबसे मुश्किल लगा हुआ होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं क्या करते, आप सेंटेंस पढ़ते, आपका जो कीवर्ड है ना, आप अपना कीवर्ड बना लेते बीन को। अब देखें पहले नंबर पर आ जाए, फॉर्मली देयर वर। अब यहां पर वर क्या लिखा हुआ? वर्ब। अब मुझे बताएं कोई टेंस ऐसा है जहां पर वर और बीन इकट्ठे स्टैंड करते हैं? वर और बीन कभी इकट्ठे आते ही नहीं है, इसका मतलब डेल्टा ऑप्शन गलत है। अब बीन के साथ डेफिनेटली हमें वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, कुछ ना कुछ है चाहिए, हैव चाहिए, हैड चाहिए, ठीक है। अब देखिए अल्फा ऑप्शन में मोर देन एवर बिफोर, इस सेंटेंस में, इस ऑप्शन में हमारे पास ना हैज है, ना हैव है, ना हैड है, वो ऑप्शन ही नहीं कुछ दिया गया जो कि बीन के साथ अग्री करता है, यानी कि इसके साथ हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट है। उसके बाद चलेंगे इन द पास्ट देयर नेवर हैव। अब यहां पर हैव की गलती नहीं है, यहां पर आप किसकी गलती बोलेंगे? देयर नेवर की। स्ट्रक्चर ही पूरे का पूरा फॉल्टी है, नेवर को हैव के बाद आना चाहिए, और अगर आप स्टार्ट में लिख रहे हैं तो फिर आपको इसको नेगेटिव कॉजी यानी कि इन्वर्जन की सूरत में लिख रहे हैं, फिर आपको हैव लिखेंगे, अदरवाइज देयर के साथ आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं बन सकता। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा? बीटा। अगर आप इस सेंटेंस में बीन को अपना कीवर्ड बनाएंगे, समटाइम ऐसा क्या होता है ना, मैं आपको हमेशा से बोलता हूं, आपको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना होता, आपको पूरा सेंटेंस नहीं चाहिए होता करेक्ट ऑप्शन ढूंढने के लिए। आपको सेंटेंस में से, पूरे सेंटेंस में से एक वर्ड की समझ आनी चाहिए, एक वर्ड आपने पकड़ लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जो एक वर्ड आपको पार लगा देता है, आपका करेक्ट ऑप्शन आपको आपके मुंह के ऊपर मारता है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, वी ट्राई टू स्पीक विद। याद रखिएगा स्पीक के साथ विद का प्रेपोजिशन यूज नहीं होता, स्पीक के साथ प्रेपोजिशन यूज होता है टू का। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारे पास क्या चलेगा? अल्फा। विद के साथ आप क्या बनाएंगे? टू। और मुझे ऐसा पक्का नहीं पता मुझे, क्योंकि अभी 2 साल गुजर चुके हैं 2023 को, आई एम रिकॉर्डिंग इन 2025। तो मेरे दिमाग जहाँ तक मेरा याद पड़ता है, मुझे ये वो 2 क्वेश्चन थे 17 और 18 जो पेपर में डिलीट कर दिए गए थे, इनके नंबर सारे बच्चों को दिए गए थे। मतलब इनको इस पेपर में होने वाले ब्लंडर्स में से एक ब्लंडर ये भी शामिल था कि ये 2 क्वेश्चन जो थे इनको डिलीट कर दिया गया था, और ये सारे बच्चों को इसका नंबर अवार्ड किए गए थे। पर मुझे नहीं पता क्यों किया गया था, क्यों नहीं किया गया था। मुझे ऐसा लगता है, मुझे अब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं फिर भी एक दफा देख कर आपको दोबारा बता दूंगा। उसके बाद देखें, इन विंटर द डेज एंड नाइट्स इज कोल्ड। अब जब डे एंड नाइट की बात हो रही है, 2 की बात हो रही है, तो डेफिनेटली इज तो नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे का चलेगा इज कोल्ड। इज कोल्ड की जगह पर आपको क्या लिखना होगा? आर कोल्ड। और इसके साथ ही हमारा करेक्ट ऑप्शन, हमारा पेपर क्या होता है? खत्म। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि रीडिंग कंप्रीहेंशन का जो क्वेश्चन था, रीडिंग कंप्रीहेंशन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास डेल्टा है। और डेल्टा कैसे है कि वो है साउथ। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि पैराग्राफ में क्या है। वो कहता है जी इन 1875
he declared bankruptcy and returned to the land of his birth। वो अपनी लैंड ऑफ बर्थ पे वापस चला गया, और उसकी लैंड ऑफ बर्थ क्या है? साउथ। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? फॉर विच साइड डिड विल फाइट ड्यूरिंग द वार, कि वो वार के दौरान कहाँ से किसकी तरफ से लड़ा? तो डेफिनेटली वो अपने लैंड ऑफ बर्थ से लड़ेगा, अपने होम टाउन की तरफ से लड़ेगा, और वो उसका होम टाउन कौन सा है? साउथ है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा है? डेल्टा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे 18 एमसीक्यूज की डिस्कशन होती है मुकम्मल। विश यू ऑल दी बेस्ट। कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ी हो, समझ नहीं आई हो, कोई मसले मसाइल हो, तो लाजमी तौर पर रब्ता कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर। और मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है, नमाज पढ़ते रहना है, कुरान मजीद छोड़ना नहीं है, कुरान मजीद छोड़ना नहीं है, नमाज छोड़नी नहीं है, नमाज छोड़नी नहीं है। और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाने हैं तो सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं मांगनी, सबके लिए दुआ मांगनी है, और सारे दीन का नाम लेकर सारे दीन के लिए दुआ मांगनी है। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।